नमस्कार। आज हम जी.आर.आर. टोल्किन की जो ज़बरदस्त रचना है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, उसकी दूसरी कड़ी द टू टावर्स की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास एक लेख है द टू टावर्स मध्य पृथ्वी का युद्ध, जिसके कुछ खास पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। जी याद होगा पहली किताब के आखिर में वो फेलोशिप हाँ बिखर चुकी थी। हाँ बिल्कुल। फ्रोडो और सैम अंगूठी लेकर अकेले निकल पड़े थे अपने खतरनाक सफर पर। बाकी सब कोई कहीं कुछ मुश्किल में थे। कहानी यहाँ से मतलब कई रास्तों पर एक साथ आगे बढ़ती है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन अलग अलग कहानी के धागों को देखें और समझें कि इस लेख के हिसाब से द टू टावर्स में मेन क्या हुआ और उसका पूरे मध्य पृथ्वी के संघर्ष के लिए क्या मतलब था। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए ये लेख भी इसी बात पर जोर देता है कि टोल्किन ने कहानी को कैसे दो हिस्सों में बांटा है। ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां हैं, तलवारें चल रही हैं, हाँ। और दूसरी तरफ कहानी का जो असली दिल है, वो अंगूठी को नष्ट करने का मिशन, वो सिर्फ दो छोटे हॉबिट्स के कंधों पर है। सही। तो ये लेख कहता है कि इस तरह हमें एक ही साथ मतलब युद्ध का वो विशाल रूप भी दिखता है और दूसरी तरफ वो व्यक्तिगत हिम्मत और त्याग की कहानी भी। ठीक है, तो पहले धागे को पकड़ते हैं। फेलोशिप टूटी, उसके ठीक बाद आरागॉन, लेगोलास और गिमली, इनका क्या हुआ? लेख क्या बताता है इनके शुरुआती मिशन के बारे में? फोकस कहाँ था इनका? लेख के मुताबिक बोरोमेर की मौत के बाद, जिसने मेरी और पिपिन को बचाने की कोशिश की थी, तो इन तीनों का पहला काम बन गया उन पकड़े गए हॉबिट्स को छुड़ाना। अच्छा। तो वो उन खतरनाक उरुखाई का पीछा करते करते रोहन की जमीन में पहुंच जाते हैं। और ये पीछा कोई आसान नहीं था, मतलब दिखाता है कि बुराई कितनी तेज है। और रोहन में उनकी मुलाकात होती है एओमेर से। इस मुलाकात के बारे में लेख क्या कहता है? कुछ खास? लेख बताता है कि ये मुलाकात थोड़ी उम्मीद और थोड़ी नाउम्मीदी वाली थी। एओमेर उन्हें बताता है कि हाँ, उसने और उसके घुड़सवारों ने उरुक हाई के उस दल को तो खत्म कर दिया है। अच्छा, तो ये तो अच्छी खबर हुई। हाँ, पर बुरी खबर ये थी कि एओमेर कहता है कि लड़ाई के बाद उन्हें कोई हॉबिट जिंदा नहीं मिला। तो एक पल को लगता है कि अरे शायद हॉबिट्स मारे गए। लेख इसे कहानी में एक निराशा वाला मोड़ बताता है। लेकिन वो बच निकले थे, फैंगॉन जंगल पहुंच गए थे। और यहाँ एंट्री होती है ट्री बियर्ड की। लेख ट्री बियर्ड और एंट्स के बारे में क्या कहता है? ये सिर्फ बोलते हुए पेड़ तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख के अनुसार ट्री बियर्ड और एंट्स जो हैं, वो मध्य पृथ्वी की सबसे पुरानी ताकतों में से हैं, जैसे जंगलों के रखवाले। अच्छा। तो उनकी मुलाकात कहानी के लिए बहुत अहम है। जब ट्री बियर्ड को मेरी और पिपिन से पता चलता है कि जादूगर सारूमान सिर्फ लड़ाई ही नहीं फैला रहा, बल्कि अपने वो इंडस्ट्री जैसे कामों के लिए फैंगॉन जंगल के पेड़ भी काट रहा है, तो उसका सदियों पुराना धीमा गुस्सा जाग उठता है। लेख इसे सिर्फ एक कैरेक्टर का गुस्सा नहीं मानता, इसे वो प्रकृति का मतलब टेक्नोलॉजी से होने वाले विनाश के खिलाफ एक ताकतवर विद्रोह की तरह देखता है। जैसे टोल्किन की अपनी चिंताएं थी ना पर्यावरण को लेकर, वो झलकती हैं इसमें। और इसी गुस्से का नतीजा एंट बदला लेने का फैसला करते हैं। लेख एंट्स के आइजनगार्ड पर हमले की तैयारी को कैसे देखता है? लेख इसे एक बहुत बड़ा मोड़ मानता है। एंट्स, जिन्हें दुनिया लगभग भूल चुकी थी, वो एक धीमी लेकिन जबरदस्त ताकत के रूप में सामने आते हैं। उनका वो एंटमूट मतलब उनकी सभा करना, हाँ, एंटमूट, और फिर सारूमान के किले आइजनगार्ड पर चढ़ाई का फैसला लेना, ये दिखाता है कि कैसे एकदम अनसोची जगहों से भी बुराई के खिलाफ आवाज उठ सकती है। लेख कहता है ये जैसे प्रकृति की अपनी लड़ाई है। और जब एंट्स ये सब सोच रहे थे, तभी एरागॉन, लेगोलास और गिमली के साथ भी कुछ गजब होता है। गैंडोल्फ लौट आता है। लेख गैंडोल्फ द वाइट की वापसी को कितना जरूरी मानता है? अरे ये तो कहानी का रुख ही मोड़ देता है। लेख इसे ऐसे ही बताता है, गैंडोल्फ का सिर्फ लौटना ही नहीं, बल्कि गैंडोल्फ द वाइट बनकर लौटना, मतलब पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ज्ञानी होकर। हाँ। ये अच्छाई की तरफ वालों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आता है। वो बालरोग से लड़ते हुए मरा था, पर उसे एक बड़े मकसद के लिए वापस भेजा गया है। लेख जोर देता है कि ये सिर्फ एक किरदार की वापसी नहीं है, ये मध्य पृथ्वी में अच्छाई की लड़ाई के लिए एक तरह से दैवीय मदद है। गैंडोल्फ की वापसी हमें कहानी के दूसरे बड़े हिस्से की तरफ ले जाती है, रोहन का युद्ध। वो तीनों को लेकर एडोरास पहुंचता है। लेख वहां के माहौल को कैसे बताता है? राजा थियोडन की क्या हालत थी? लेख एडोरास की हालत बहुत गंभीर बताता है। राजा थियोडन वो शारीरिक और मानसिक
दोनों तरह से कमजोर हो चुके थे और पूरी तरह अपने सलाहकार ग्रीमा वर्मटंग के असर में थे। वर्मटंग, वो सारूमान का आदमी था ना? हाँ बिल्कुल। लेख यही बताता है कि वो सिर्फ एक बुरा सलाहकार नहीं था, वो सारूमान का जासूस था। धीरे धीरे राजा के मन में जहर घोल रहा था, उन्हें बेकार बना रहा था। लेख इसे बुराई के धीरे धीरे फैलने वाले असर का एक उदाहरण मानता है। तो गैंडोल्फ का वहां पहुंचना और अपनी शक्ति से वर्मटंग के जादू को तोड़कर राजा को जगाना, ये दिखाता है कि इस तरह के मानसिक कब्जे को तोड़ने के लिए कितनी बाहरी ताकत और अंदर की इच्छा चाहिए होती है। थियोडन के जागने के बाद क्या होता है? वो हेल्म्स डीप जाने का फैसला करते हैं। लेख इसे कैसे देखता है? लेख के हिसाब से थियोडन का जागना रोहन के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। वो फिर से एक योद्धा राजा बनते हैं, समझते हैं कि सारूमान से टक्कर तो लेनी ही पड़ेगी। हाँ। तो अपने लोगों को बचाने और लड़ने की तैयारी के लिए वो उन्हें हेल्म्स डीप नाम के पुराने पहाड़ी किले में ले जाने का फैसला करते हैं। लेख इसे एक तरफ तो बचाव की रणनीति बताता है और दूसरी तरफ रोहन की आखिरी उम्मीद का किला। और फिर आती है हेल्म्स डीप की वो भयानक लड़ाई। लेख इस लड़ाई के बारे में क्या खास बताता है? क्या ये बस एक और जंग की? नहीं, लेख हेल्म्स डीप की लड़ाई को द टू टावर्स के सबसे जरूरी और सिंबॉलिक झगड़ों में से एक मानता है। इसमें सिर्फ फौज की लड़ाई नहीं, ये जीने मरने की लड़ाई है। लेख बताता है कि कैसे सारूमान की 10,000 उरुक-हाई और ऑर्क की भारी सेना रात के अंधेरे में किले पर हमला करती है और किले में लोग बहुत कम थे। लेख उस निराशा और डर को दिखाता है जब दीवारें टूटने लगती हैं, दुश्मन अंदर घुस आते हैं, लगता है बस अब हार पक्की है। लेकिन फिर उम्मीद की किरण, गैंडोल्फ लौटता है। लेख इस वापसी और लड़ाई के अंत को कैसे दिखाता है? लेख इस पल को एकदम नाटकीय और उम्मीद से भरा हुआ बताता है। जैसे सुबह होती है, गैंडोल्फ पहाड़ी पर ओवेमेर और रोहिरिम की सेना के साथ दिखता है। वाह! उनका अचानक हमला और गैंडोल्फ की मौजूदगी बस लड़ाई का पासा ही पलट देती है। लेख इसे सिर्फ फौज की जीत नहीं मानता, बल्कि अंधेरे पर रोशनी की, निराशा पर उम्मीद की एक ताकतवर जीत की तरह दिखाता है। सारूमान की सेना का हारना ये दिखाता है कि सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद बाकी रहती है। और ये कमाल की बात है कि थ्री किसी वक्त जब हेल्म्स डीप में ये सब चल रहा था, दूसरी तरफ एंट्स भी एक्शन में थे। लेख इन दो घटनाओं के एक साथ होने को कैसे देखता है? लेख टॉल्किन की इस तकनीक की तारीफ करता है, कैसे वो अलग अलग जगहों पर चल रही लड़ाइयों को एक बड़े मकसद से जोड़ते हैं। जब रोहन के लोग अपनी जान पर खेल रहे थे, ठीक तभी ट्रीबियर्ड और एंट्स ने आइजनगार्ड पर धावा बोल दिया। अच्छा। हाँ, लेख बताता है कि कैसे उन्होंने पत्थर की दीवारें तोड़ दी, किले को तहस नहस कर दिया और नदी का बांध तोड़कर उसे पानी में डुबो दिया। बाप रे! इसका मतलब हुआ कि सारूमान की जमीनी ताकत और उसका किला दोनों लगभग खत्म। लेख इस बात पे जोर देता है कि कैसे अलग अलग मोर्चों पर मिली जीतें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और कैसे एंड्स जैसे मतलब जिनसे उम्मीद नहीं थी, वो साथ ही युद्ध का रुख मोड़ने में इतने जरूरी साबित हुए। सारूमान अपनी ही मीनार में कैद होकर रह गया। वाकई ये तो कहानी का एक्शन वाला हिस्सा था। पर अब उस तीसरे धागे पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पर्सनल और अंदर तक हिलाने वाला है, फ्रोडो और सैम का सफर अकेली अंगूठी के साथ मॉर्डोर की तरफ। लेख उनके इस सफर की शुरुआत में गोलम के आने को कैसे देखता है? लेख फ्रोडो, सैम और गोलम के रिश्ते को कहानी का सबसे पेचीदा और साइकोलॉजिकली गहरा हिस्सा मानता है। गोलम, जो सालों तक अंगूठी के असर में रहा, अब उसे वापस पाने के लिए उनका पीछा करता है। हाँ। जब वो उसे पकड़ते हैं तो फ्रोडो उसे मारता नहीं बल्कि दया दिखाता है, उसे गाइड बनने के लिए मना लेता है। लेख यहाँ जो टेंशन पैदा होती है उसे दिखाता है, सैम का गहरा शक बनाम फ्रोडो की दया। ये तो मुश्किल था। लेख बताता है कि फ्रोडो शायद गोलम में अपनी या अंगूठी के असर की एक झलक देखता है और उम्मीद करता है कि शायद दया से उसे बदला जा सकता है। लेकिन लेख ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या ये दयालुता एक खतरनाक गलती साबित होगी? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। गोलम उन्हें खतरनाक रास्तों से ले जाता है, जैसे वो मृत दलदल, लेकिन फिर उनकी मुलाकात होती है फारामीर से। लेख फारामीर के किरदार और उसके फैसले को कितना जरूरी मानता है, खासकर उसके भाई बोरोमीर से तुलना करें तो। लेख फारामीर वाले हिस्से को कहानी का एक बहुत ताकतवर नैतिक पल मानता है। जब फारामीर को अंगूठी के बारे में पता चलता है
तो पढ़ने वाले को डर लगता है कि कहीं ये भी बोरोमीर की तरह लालच में ना आ जाए। हाँ बिल्कुल। लेकिन फारामीर अंगूठी के उस लालच का सामना करता है और उसे ठुकरा देता है। लेख इसे कैरेक्टर की जबरदस्त ताकत और नैतिकता का प्रतीक मानता है। बोरोमीर के उलट फारामीर समझता है कि अंगूठी का इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसे नष्ट ही करना होगा। सही। लेख के अनुसार उसका फ्रोडो और सैम को जाने देना सिर्फ उनके मिशन के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि अंगूठी की बुराई सबको नहीं हरा सकती, इंसानियत अभी बाकी है। ये एक छोटी सी जीत है, एक उम्मीद। लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं रुकती। लेख गोलम के असली इरादों के बारे में क्या बताता है? यहीं पर लेख फ्रोडो की दया के जो भयानक नतीजे हो सकते हैं उसकी तरफ इशारा करता है। ये बताता है कि गोलम की वफादारी सिर्फ एक दिखावा है। उसका असली प्लान फ्रोडो और सैम को धोखा देकर एक गुप्त रास्ते से शीलोब नाम की एक विशाल पुरानी मकड़ी की मांद में ले जाने का है। ओहो, मकड़ी। हाँ, एक बहुत बड़ी मकड़ी। लेख जोर देता है कि गोलम का मकसद है कि शीलोब हॉबिट्स को मार दे ताकि वो अंगूठी खुद हासिल कर सके। फ्रोडो और सैम इस भयानक खतरे से अनजान है और कहानी एक बहुत ज्यादा टेंशन वाले मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां उनकी जान गोलम के धोखे की वजह से दांव पर लगी है। तो कुल मिलाकर द टू टावर्स के अंत में हम कहाँ खड़े हैं? लेख मध्य पृथ्वी की सिचुएशन का क्या हिसाब किताब पेश करता है? लेख के मुताबिक स्थिति बहुत मिली जुली है, मतलब टेंशन वाली है। एक तरफ अच्छाई की तरफ वालों को बड़ी कामयाबी मिली है। हेल्म्स डीप में रोहन की जीत हुई है। राजा थियोडन अब खुलकर लड़ाई में है। हाँ, ये तो अच्छा हुआ। और उससे भी बड़ी बात, सारूमान का किला आइजनगार्ड तबाह हो गया है। वो अब कोई बड़ी फौजी ताकत नहीं रहा। ये पश्चिम के लिए बहुत बड़ी राहत है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। लेख ये भी साफ करता है कि दूसरी तरफ कहानी का जो मेन मिशन है, अंगूठी को नष्ट करना, वो अब पहले से कहीं ज्यादा खतरे में है। फ्रोडो और सैम मॉडोर के और करीब पहुंच गए हैं, लेकिन वो गोलम के धोखे के जाल में फंसने वाले हैं। हाँ। साथ ही अंगूठी का बोझ फ्रोडो पर लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत छीन रहा है। लेख ये अंडरलाइन करता है कि बड़ी जीतें मिली हैं, पर जो मुख्य दुश्मन है सोरोन, वो अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ मोडोर में है और उसका ध्यान अब पश्चिम की तरफ आ रहा है। यानी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं। लेख का निचोड़ यही है कि द टू टावर्स हमें उम्मीद और गहरी चिंता के एक बहुत नाजुक मोड़ पर छोड़ देता है। हेल्म्स डीप और आइजनगार्ड की जीतें जरूरी हैं, लेकिन वो आखिरी नहीं है। मध्य पृथ्वी का युद्ध अभी अपने चरम पर पहुंचना बाकी है। ये किताब हमें याद दिलाती है कि जीतें अक्सर नई और शायद पहले से ज्यादा बड़ी चुनौतियों का दरवाजा खोलती हैं। सबसे मुश्किल लड़ाई तो अभी आनी बाकी है। द टू टावर्स की इस कहानी और उसके मतलब की परतों को खोलने में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमने देखा कि कैसे अलग अलग किरदारों के सफर और संघर्ष एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। हाँ, और ये कहानी, जैसा कि लेख भी इशारा करता है, हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, खासकर फ्रोडो और गोलम के रिश्ते को लेकर। क्या गोलम जैसे कैरेक्टर पर दया दिखाना, जो साफ तौर पर भरोसे लायक नहीं है, एक स्ट्रैटेजिक भूल थी जो पूरे मिशन को खतरे में डाल सकती थी? या फिर क्या यही दया वाला काम, अनजाने में ही सही, अंत में किसी तरह अच्छाई की जीत में मददगार होगा? लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि पर्सनल नैतिकता और बड़े संघर्षों की जो ज़रूरतें होती हैं, उनके बीच का ये तनाव नतीजों को कैसे बदल सकता है। आगे क्या होता है, ये जानने की उत्सुकता बनी रहती है।